मित्राणि नमः संस्कृत संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में आज हम 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि हे मेघ, आप निर्विंध्या नदी के पास जाना, उसके रस को लेना अर्थात उसके रस को ग्रहण करना, जल को ग्रहण करना। अब आगे जब मेघ वहाँ निर्विंध्या नदी से बढ़ेगा तो सिंधु नदी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सिंधु नदी के पास। अब इस सिंधु नदी के पास उसका क्या व्यवहार होगा, उसके पास किस अवस्था में जाना है, क्या करना है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में बताई गई है। तो निःशुल्क सेवा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि वेणे भूत प्रतनु सलिला तामतीतस्य सिंधो पाण्डुच्छाया तटरुतरो भ्रंशभेजीर्णपर्णये सौभाग्यं ते सुभगविरहा व्यंजयन्ते कार्श्यम् येन त्यजते विधिना सत्वयोपपाद्य कार्श्यम् येन त्यजते विधिना अर्थात एन विधिना सह कार्श्यम त्यजति। एन विधिना माने जिस प्रकार से या जिस विधि से या जिस नियम से सह माने उसकी, किसकी? उस सिंधु नदी की कार्श्यम दुर्बलता त्यजति छोड़ दे। माने जिस प्रकार से वह सिंधु नदी अपनी दुर्बलता अपनी कृष्णता को छोड़ दे, तो तुम्हारे द्वारा एव उपपाद्यम ऐसा उपाय करना चाहिए। तो त्वया एव, यहाँ देखिए वृद्धि संधि हो गई, फिर जो है गुण संधि हो गई। त्वया एव उपपाद्यम माने तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा ही उपपाद्यम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए या तुम्हारे द्वारा ही ऐसी कुछ क्रियाएं करनी चाहिए जिससे उस सिंधु नदी की क्या हो जावे? कृष्णता दूर हो जावे। तो चौथी लाइन समझ में आ गया कि कार्श्यम् येन त्यजते विधिना। एन माने जिससे या जिस विधि के द्वारा उस सिंधु नदी की कृष्णता दूर हो जाए, उसकी दुर्बलता दूर हो जाए, उसका तुम्हारे द्वारा। देखिए यहाँ एक मजेदार शब्द एव कि तुम्हारे द्वारा ही उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि मेघ को यहाँ पर कालिदास ने प्रिय बनाया और सिंधु नदी को प्रियतमा बनाया। तो उस प्रियतमा की दुर्बलता कैसे दूर हो, यह तुम्हें ही जो है उपाय करना चाहिए। और तीसरी लाइन में बताया कि सौभाग्यम ते सौभाग, सौभाग्यम ते माने तो क्या? तुम्हारा, ये वैकल्पिक रूप है। तो ते माने तुम्हारा यह सौभाग्य है कि तुम्हारे सौभाग्य क्यों है कि तुम किसी अपनी प्रियतमा का तुम क्या कर रहे हो? कृष्णता दूर करने जा रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। शुभगम है, शुभग का अर्थ क्या हो गया? देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है तो कभी कभी पूछेगा शुभग से किसका बोध हो रहा है? शुभग से मेघ। हे सुंदर शरीर वाले, हे दर्शनीय मेघ। शुभग माने क्या होता है? जो इसका शरीर सुंदर हो। तुम्हारा यह सौभाग्य है मेघ, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह सिंधु नदी जो दुबली हो गई है वह अपनी विरहावस्था व्यंजयंती, वह अपनी विरहावस्था को दिखा रही है। वह इतनी दुबली पतली हो गई है कि वह आपकी याद में, आपको देखकर वह अपनी विरहावस्था को दिखा रही है। इसीलिए तुम्हारे द्वारा जो करने योग्य कार्य है कि उसकी कृष्णता किस प्रकार दूर हो, वैसा कार्य तुम्हें ही करना चाहिए।
यहाँ ही शब्द बहुत मज़ेदार है। किसी और के द्वारा भी यह कृष्णता दूर हो सकती, लेकिन कालिदास ने कहा कि वह प्रियतमा आपको ही इंतजार कर रही थी। 8 माह तक तुम उसके पास नहीं थे, इसीलिए वह दुबली पतली हो गई। और आषाढ़ में जब तुम उसके पास जाओगे तो उसकी कृष्णता कैसे दूर करनी है, यह तुम्हारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया। तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ पहुंच गया कि सौभाग्यम ते, मेघ यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह आपकी याद में कोई विरह अवस्था को दिखा रही है और उस विरह अवस्था में वह सूख चुकी है और उसके कृष्णता को किस प्रकार दूर करना है यह तुम्हारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो सौभाग्यम ते शुभगम से हमने बताया मेघ का बोध होगा और त्वया से भी जो है मेघ का बोध होगा। कभी कभी पूछ देता है, लाइन दे देगा कि त्वया से किसका बोध हो रहा है, तो त्वया से माने तुम्हारे द्वारा ही उपपाद्य करना चाहिए। अर्थात जिस विधि से उस मेघ का क्षमता उस सिंधु नदी की दुर्बलता कृष्णता दूर हो जाए, ऐसा उपाय तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि यह आपका सौभाग्य है कि वह सिंधु नदी अपनी दुर्बलता को आपके सामने व्यक्त कर रही है। व्यंजयंती दिखा रही है, व्यक्त कर रही है, दिखा रही है। किस अवस्था को दिखा रही है? विरहावस्था को दिखा रही है। कभी कभी प्रश्न बनेगा कि विरहावस्था को कौन सी नदी जो है दिखा रही थी, तो सिंधु नदी दिखा रही थी। अब तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ क्लियर हो गया, तो आइए दूसरे लाइन में, पांडुश्छाया टटरोतरो भ्रंश जीर्ण पर्णय। पांडु छाया माने जिसकी छाया, जिसकी कांति, जिसका स्वरूप पीला पड़ गया है। अब पीला क्यों पड़ गया है? दिया है तट माने किनारों पर, रूह माने उगे हुए, तरु माने वृक्ष। तट के किनारे पर उगे हुए जो वृक्ष है और उन वृक्षों से भ्रंश भी जो गिरे हुए हैं, जीर्ण पर्णई जो पुराने पत्ते या पीले पत्ते गिरे हैं, उससे उस तट की क्या हो गई है? छाया कांति पीली पड़ गई। माने उस नदी में इतना ही बहाव नहीं है कि जो पत्ते जो तट के किनारे उगे हुए वृक्ष हैं उनसे जो भ्रंश भी है, जो जीर्ण पर्णई गिरे हुए हैं, वह उस पानी के बहाव से बह भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उस नदी की क्या हो गई है? छाया, स्वभाव या उसका स्वरूप पीला पड़ गया है। माने उस नदी में वेग है ही नहीं। इसीलिए तो कालिदास ने कहा कि वह अपनी विरहावस्था को दिखा रही है। इसलिए हे मेघ, तुम्हें उसकी कृष्णता को दूर करना है, तो जो भी उपाय हो तुम्हें वह करना चाहिए, उसकी कृष्णता को दूर करना चाहिए। विधि ना माने जिस नियम से या जिस उपाय से उसकी कृष्णता दूर हो, तुम्हें ऐसा उपाय करना चाहिए। तो पांडु छाया टटरोतरो भ्रंश जीर्ण पर्णय। टटरु तरु भ्रंश जीर्ण पर्णय पांडु छाया, अर्थात जिसके तट के किनारे उगे हुए वृक्षों से गिरे हुए पत्तों से जिसकी छाया, जिसकी कांति, जिसका स्वरूप पीला पड़ गया है, ऐसी सिंधु नदी की तुम कृष्णता को दूर करना। ऐसी सिंधु नदी की कृष्णता को दूर करना। सिंधु नदी के दो विशेषण मिले, एक विरहावस्था व्यंजयंती और एक मिला पांडु छाया। सिंधु कैसी हो गई? पांडु छाया बोले। छाया पांडु छाया क्यों हो गई? कि टटरु तरु भ्रंश भी जीर्ण पर्णय, इसके कारण उसकी कांति जो है पांडु छाया हो गई। तो 3 लाइन का आपका श्लोक समाप्त हो गया। अर्थात तीनों लाइनें आपको समझ में आ गई। नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब आगे आ जाइए। वेणी भूत प्रतनु सलिला, वेणी भूत प्रतनु सलिला। तो वेणी भूत प्रतनु सलिला, सलिला माने होता जल, और जल किस में है? सिंधु नदी में है। और तनु माने होता ही है पतला, कि वह जो सिंधु नदी है वह प्रतनु माने प्रकर्षण तनु माने विशेष प्रकार से इतनी दुबली हो गई है
कि वह एक बेड़ी भूत की तरह लग रही है। जैसे कोई स्त्री हो तो वियोग की अवस्था में वह बाल खोल कर नहीं रखती, वह बाल को चोटी बना कर रखती, तो बाल पतले हो जाते हैं। तो बालों का समूह जब उसको जो है मजबूती के साथ एक दूसरे में बांध दिया जाता है, एक चोटी बना दी जाती है घुमा घुमा कर, तो वह बेड़ी भूत, माने जो बाल अगर खुल जाए तो पूरा हमारा कंधा पीठ भर जाता है। लेकिन यहाँ पर कालिदास ने कहा कि वह जो सिंधु नदी है बेड़ी भूत की तरह एक चोटी वाली हो गई है, अर्थात उसमें थोड़ा सा भी प्रवाह नहीं है। जैसे वियोग की अवस्था में कोई स्त्री अपने बालों को एक चोटी करके रखती है, लेकिन जैसे ही उसके प्रियतमा या उसके प्रिय उसके पास आते हैं तो वह अपने बालों को खोल देती है। द्रौपदी ने भी यही कसम खाई थी कि मैं चोटी तभी खोलूंगी जब दुर्योधन के रक्त से मैं इस चोटी को धुलूंगी, तभी हमारी चोटी खुलेगी। तो यह सारी कहानी कथानक जो 2100 साल पहले लिखी गई, ऐसे कालिदास को हम इतना जानकार और विद्वान मानते हैं कि उस अवस्था का या उस शताब्दी में लिखी हुई बातें आज की शताब्दियों में सही होती हैं। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष हमें दिखाई पड़ता है कि उस समय की विरह या उस समय की जो विरहिणियाँ थीं वह इस प्रकार की थीं और आज भी विरहिणियाँ इसी प्रकार की होती। हाँ, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, तो वह समय के साथ थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है। तो बेड़ी भूत प्रतनु सलिला ताम तीतस्य सिंधु। ताम अर्थात ताम अतीतस माने उस सिंधु नदी का क्या करना, तुम उसका कृष्णता को दूर करना। और वह सिंधु नदी कैसी है, बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, कि वह एक चोटी की तरह दिखाई पड़ती, माने पतली हो गई है और किनारे किनारे उगे हुए वृक्षों से उसकी छाया या उसकी जो कांति है जीर्ण पर्णों के द्वारा पीली पड़ गई है और वह अपनी विरह अवस्था को दिखा रही है। ऐसी सिंधु नदी की तुम कृष्णता को दूर करना, क्योंकि आपकी याद में वह सिंधु नदी सूख रही है। ये इसीलिए कहा कालिदास ने कि सौभाग्यम ते, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि कोई आपकी यादों में सूख रहा है। यह क्या है, जैसे कोई प्रेमिका हो या कोई स्त्री हो, यदि आपकी यादों में सूख रहा है तो यह आपका सौभाग्य है कि कोई आपको याद कर रहा है। इसीलिए कालिदास ने लिख दिया कि सौभाग्यम ते सौभाग विरहा वस्थया व्यंजयन्ति, कि वह अपनी विरह अवस्था को दिखा रही है। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न भी बनेंगे कि बेड़ी भूत प्रतनु सलिला से किस नदी का बोध हो रहा है, सिंधु नदी का बोध हो रहा है। पांडु छाया किसकी हो गई, सिंधु नदी की हो गई। विरह अवस्था को कौन नदी दिखा रही है, सिंधु नदी दिखा रही है। सुभग से किसका बोध हो रहा है, सुभग से मेघ का बोध हो रहा है। और त्वया से किसका बोध हो रहा है, मेघ का बोध हो रहा है। इन माने जिस प्रकार से विधि ना माने नियम से या जिस उपाय से कारसम उसकी कृष्णता त्यजति छोड़ दे, वह सिंधु नदी अपनी कृष्णता जिस प्रकार से छोड़ दे, ऐसा उपाय तुम्हें करना चाहिए। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। तो कुछ यदि बातें पूछनी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।